आज के इस खास एक्सप्लेनर में हम इतिहास के पन्नों से निकलकर भविष्य की तकनीक तक का एक जबरदस्त सफर तय करने वाले हैं। हम बात करेंगे 1971 की युद्ध के उस अदम्य साहस और काम चलाऊ रणनीतियों की जिन्होंने इतिहास रच दिया, और फिर देखेंगे कि कैसे वो जुनून आज की हमारी आधुनिक और पूरी तरह से हाईटेक नौसैनिक रक्षा प्रणाली में बदल गया है। तो चलिए बिना देर के इस कहानी में उतरते हैं। अब जरा सोचिए, क्या बिना किसी युद्धपोत के कोई नौसैनिक युद्ध लड़ा जा सकता है? ये सवाल ही अपने आप में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना? एक ऐसे वक्त की कल्पना कीजिए जब आपके पास कोई नौसेना नहीं है, कोई बड़ा जहाज नहीं है, लेकिन फिर भी आपको समंदर और नदियों में एक बेहद ताकतवर फौज से टकराना है। 1971 में हालात बिल्कुल ऐसे ही थे। ये कोई आम जंग नहीं थी, बल्कि ये इंसानी जज्बे, गजब के दिमाग और कुछ ऐसी कमाल की रणनीतियों का नतीजा थी जिन्हें सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो कहानी शुरू होती है मार्च 1971 से, जब पूर्वी पाकिस्तान में क्रूर सैन्य कार्रवाई शुरू हुई तो वहां जो भी सशस्त्र प्रतिरोध था उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। वे लोग सीमा पार करके भारत आ गए। ये वो समय था जब पुरानी रणनीतियां बिल्कुल फेल हो चुकी थीं। अब इन बचे हुए लड़ाकों को फिर से इकट्ठा होकर कुछ ऐसा सोचना था जो बिल्कुल नया हो, कुछ ऐसा जिसकी दुश्मन ने सपने में भी कल्पना न की हो। और ठीक यहीं से इस कहानी में एक बेहद साहसिक मोड़ आता है। फ्रांस के टूलोन शहर में पाकिस्तान की एक पनडुब्बी थी, पीएनएस मैंग्रो। वहां ट्रेनिंग ले रहे 8 बंगाली नौसैनिकों ने अचानक विद्रोह कर दिया। एडब्ल्यू चौधरी और उनके 7 साथियों ने अपनी जान की बाजी लगा दी और फ्रांस से भागकर जिनेवा होते हुए सीधे भारत पहुंच गए। सोचिए, फ्रांस से भागकर भारत तक का सफर, और पीछे छोड़ दी अपनी पूरी पनडुब्बी। इन 8 लोगों के इसी फौलादी जज्बे ने आगे चलकर उस खुफिया प्रतिरोध की नींव रखी जिसने सचमुच लहरों का रुख मोड़ कर रख दिया। अगर हम इस पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि चीजें कितनी तेजी से हुईं। मार्च में संकट शुरू हुआ। सिर्फ 2 महीने बाद यानी मई 1971 में पश्चिम मंडार में भागीरथी नदी के किनारे C2P नाम का एक टॉप सीक्रेट ट्रेनिंग कैंप बना दिया गया। और इसके ठीक 3 महीने बाद अगस्त में एक ऐसा नौसैनिक हमला हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। मतलब इतनी तेजी और ऐसा गजब का कोऑर्डिनेशन सच में अविश्वसनीय है। अब इस नंबर पे गौर कीजिए, 499। उस गुप्त C2P कैंप में पूरे 499 वॉलंटियर्स को ट्रेनिंग दी गई थी। पता है ये कौन थे? ये कोई पक्के फौजी नहीं थे, बल्कि आम लोग थे, ज्यादातर छात्र और किसान। और इन्हें बनाया गया एलीट रिवराइन कमांडो, यानी नदियों में लड़ने वाले खूंखार लड़ाके। इन 499 जांबाजों को घंटों तक पानी में तैरने, मुश्किल हालात में जिंदा रहने और आमने सामने की खूनी लड़ाई लड़ने की ट्रेनिंग दी गई। और ये कोई रूटीन ट्रेनिंग नहीं थी, ये सीधे सीधे एक सुसाइड मिशन की तैयारी थी। इस मिशन का खौफनाक ब्लूप्रिंट 3 हिस्सों में बटा था। पहला स्टेप, रात के घुप अंधेरे में दुश्मन की नजरों से बचकर पानी में तैरना। दूसरा स्टेप, दुश्मन के विशाल जहाजों के लोहे के ढांचे पर एक लिम्पिट माइन नाम का विस्फोटक चिपकाना। और तीसरा, जो सबसे डरावना हिस्सा था, विस्फोटक में टाइमर सेट करने के बाद कमांडो के पास वहां से बचकर निकलने के लिए सिर्फ 45 मिनट होते थे। जी हां, सिर्फ 45 मिनट। ये उल्टी गिनती किसी मौत की घड़ी से कम नहीं थी। इतनी खतरनाक और जानलेवा मिशन पर जा रहे इन कमांडो के पास गियर के नाम पर क्या था, सुनकर शायद आप यकीन ना करें। सिर्फ एक स्विमिंग ट्रंक, पैरों में पहनने वाले फिन्स, एक छोटा सा चाकू और वो एक लिम्पिट माइन। बस दैट्स इट। ना कोई बुलेट प्रूफ जैकेट, ना कोई मॉडर्न जीपीएस या नेविगेशन सिस्टम। ये साफ दिखाता है कि ये पूरा का पूरा ऑपरेशन सिर्फ और सिर्फ उनके फौलादी इरादों और निडरता के दम पर टिका हुआ था। और फिर आई वो ऐतिहासिक रात, 15 और 16 अगस्त 1971 के बीच की रात। इस पूरे मिशन को कोड नेम दिया गया था ऑपरेशन जैकपॉट। इस कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू पता है क्या है? हमले का सिग्नल किसी मिलिट्री वायरलेस से नहीं आया, बल्कि ऑल इंडिया रेडियो पर बजने वाले 2 आम बंगाली गानों से दिया गया। जैसे ही रेडियो पर वो गाने बजे, चटगांव, चांदपुर, नारायणगंज और मोंगला, इन 4 अलग-अलग बंदरगाहों पर एक साथ एकदम परफेक्ट टाइमिंग के साथ धमाके शुरू हो गए। उस एक रात के ऑपरेशन का जो नतीजा निकला वो इस नंबर में छिपा है, 1 लाख टन। उन कमांडोज ने सिर्फ अपने हाथों से लगाए गए विस्फोटकों के जरिए एक ही रात में 1 लाख टन से ज्यादा की क्षमता वाले जहाजों और नौसैनिक संपत्तियों को समंदर की गहराइयों में दफन कर दिया। बस एक रात।
और इस एक जोरदार झटके ने दुश्मन की पूरी रसद और सप्लाई चेन की कमर तोड़ के रख दी। ऑपरेशन जैकपॉट की सफलता कितनी विशाल थी, इसे झुठलाया नहीं जा सकता। उन्होंने एमवी अल अब्बास और एमवी ओहरमज़ जैसे विशाल मालवाहक जहाज़ों को डुबो दिया, जेट्टी बर्बाद कर दी और नदी के अहम रास्ते ब्लॉक कर दिए। नवंबर आते आते तक इन जांबाजों ने करीब 126 जहाज़ों और नावों को तहस नहस कर दिया था। सोचिए, एक ऐसा मिलिट्री फोर्स जिसके पास अपना एक भी जहाज नहीं था, उसने दुश्मन की पूरी नौसेना को उन्हीं के बंदरगाहों पर बंधक बनाकर रख दिया। खैर, समय बदलता है और उसके साथ खतरे भी बदलते हैं। 1971 की वो अकल्पनीय जीत काम चलाओ जुगाड़, पुरानी नावों और नंगे हाथों से हासिल की गई थी। लेकिन आज के दौर की रक्षा जरूरतें पूरी तरह से अलग हैं। आज की नौसैनिक जंग लिम्पेट माइन से नहीं लड़ी जाती। आज बात होती है रडार से छुपने वाली स्टिल तकनीक की, साइबर वॉरफेयर की और एडवांस्ड हल कोटिंग्स की। देश की रक्षा का जुनून आज भी वही है, लेकिन अब हमें तकनीक पर पूरी तरह से महारत हासिल करने की जरूरत है। एक मॉडर्न वॉरशिप या युद्धपोत असल में कैसे काम करता है, इसे आसानी से समझने के लिए नौसेना इसे 3 मेन कैटेगरीज में बांटती है। फ्लोट यानी तैरना, मूव यानी चलना और फाइट यानी लड़ना। इसमें जहाज के ढांचे का डिजाइन, उसका पावरफुल इंजन और उसके हाईटेक रडार और मिसाइल सिस्टम आते हैं। आज का हमारा सबसे बड़ा टारगेट यही है कि एक जहाज के इन तीनों अहम हिस्सों की तकनीक के लिए हमें दुनिया के किसी भी और देश का मुंह ना देखना पड़े। और ठीक यहीं से आधुनिक भारतीय नौसेना में स्वदेशीकरण या इंडिजिनाइजेशन का कॉन्सेप्ट सामने आता है। सीधे शब्दों में कहें तो इसका मतलब है अपने हथियार, अपने स्पेयर पार्ट्स और अपनी तकनीक खुद बनाना। इसका मेन मकसद है विदेशी हथियारों के आयात पर हमारी निर्भरता को हमेशा के लिए खत्म करना और देश के अंदर ही एक मजबूत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम खड़ा करना। ये सिर्फ कुछ पैसे बचाने का मामला नहीं है दोस्तों, ये एक लंबी रणनीतिक आज़ादी की बात है। इस लक्ष्य को हकीकत में बदलने के लिए आज मेक 2 जैसी एक बहुत ही वेल स्ट्रक्चर्ड प्रक्रिया अपनाई जाती है। 1971 के उन जल्दबाजी वाले फैसलों से उलट आज का इनोवेशन एक तय और मजबूत सिस्टम से गुजरता है। पहले एक फीजिबिलिटी स्टडी होती है, यानी ये देखा जाता है कि क्या कोई खास तकनीक भारत में बनाई जा सकती है। फिर उसका एक प्रोटोटाइप या वर्किंग मॉडल बनता है और आखिर में नौसेना खुद उसका बेहद सख्त यूजर ट्रायल करती है। इससे ये गारंटी मिलती है कि जो भी चीज़ बनेगी वो एकदम वर्ल्ड क्लास होगी। और हमारी नौसेना सिर्फ आज की बात नहीं कर रही है, वे सीधे भविष्य पर निशाना साध रहे हैं। फ्यूचर की इन तैयारियों में बायोफ्यूल, हाइपरसोनिक मिसाइलें, बिना इंसान वाले ऑटोमेटिक वेपन सिस्टम्स और यहां तक कि स्पेस और फ्यूजन तकनीक जैसी चीजें शामिल हैं। आप खुद सोचिए, 1971 में जो सफर एक छोटे से चाकू और स्विमिंग फिन से शुरू हुआ था, वो आज स्पेस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंच चुका है। हमारा लक्ष्य अब सिर्फ समंदर पर राज करना नहीं है, बल्कि तकनीक के हर एक मोर्चे पर सबसे आगे रहना है। तो इस पूरी चर्चा से सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? ये कि ये सिर्फ कुछ मशीनों या हथियारों की लिस्ट नहीं है। इन सभी प्रक्रियाओं, प्लानिंग और सख्त ट्रायल्स का अल्टीमेट गोल है पूर्ण तकनीकी आत्मनिर्भरता। कल को चाहे कैसी भी चुनौती सामने आए या कोई भी नया खतरा पैदा हो, हमारा अपना स्वदेशी रक्षा इकोसिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि हमारी सेना हर पल तैयार रहे, हमें अपनी रक्षा के लिए किसी और की तरफ ना देखना पड़े। तो आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में मैं एक विचार आपके सामने छोड़ना चाहता हूं। 1971 में 4999 कमांडोज ने जो कर दिखाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। उन्होंने नाम मात्र के संसाधनों से असंभव को संभव बना दिया। आज बिल्कुल वही फौलादी संकल्प, वही नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड हमारे देश को डिफेंस सेक्टर में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बनने की ओर ले जा रहा है। तब उन्होंने काम चलाओ जुगाड़ से इतिहास रचा था और आज हम खुद अपनी तकनीक बनाकर अपना भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। तो सोचने वाली बात यह है, 1971 के उस अदम्य साहस की भावना आज रक्षा क्षेत्र में पूर्ण आत्मनिर्भरता के इस महाअभियान को किस हद तक और कैसे प्रेरित कर रही है।